स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर की क्लास में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट हम पहले से पढ़ रहे हैं। इसमें हम जॉइंट्स के टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। जॉइंट्स के टॉपिक के बाद स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ का टॉपिक भी हमने स्टार्ट किया था। उसमें फ़र्स्ट जो उसकी हेडिंग है जेनेटिक कॉजेज़, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये प्रीवियस हमारे चैप्टर के साथ टॉपिक के साथ रिलेट कर जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ का मतलब ये है कि स्केलेटन की ख़राबियाँ, स्केलेटन में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, स्केलेटल में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, वो बाय बर्थ हो सकती है, वो किसी खुराक की कमी की वजह से हो सकती है, या किसी इंजरी की वजह से, या कोई और रीज़न इसकी हो सकती है। तो इसमें नंबर 1 जो हमारी बुक में डिस्कस की गई है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ की कॉज, वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। नंबर 1 इसमें डिस्कस किया जाएगा क्लेफ्ट पैलेट, डियर स्टूडेंट्स, क्लेफ्ट कहते हैं गैप को, और पैलेट हमारे तालू को कहते हैं। ये हमारा ऊपर वाला जॉ जो है, इस तरह से अगर हम थंब को इंसर्ट करते हैं अपने माउथ में और इसको ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं, तो जिस बोनी पार्ट के साथ ये हमारा थंब जाके जुड़ेगा, इसको हम नाम देंगे पैलेट का। ये पैलेटाइन बोन्स हैं, 2 राइट लेफ्ट पेयर्ड बोन होती है, और अपर जॉ की बोन को कहते हैं मैग्जिला। अगर ये मैग्जिला और पैलेटाइन बोन, इनके दरमियान गैप हो, खाली जगह हो, क्लेफ्ट हो, तो फिर हम इसको नाम देंगे क्लेफ्ट पैलेट का। और इस तरह के बच्चे जो पैदाइशी तौर पर, एक और प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं क्लेफ्ट लिप, जिसमें होंठ कटा हुआ होता है, होंठ के दरमियान गैप होता है। समटाइम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों के प्रॉब्लम ही होते हैं बच्चे को। पर यहाँ पर जो बोन्स के बिटवीन गैप है, इसको क्लेफ्ट पैलेट का नाम दिया जाएगा। बुक की वर्डिंग्स के मुताबिक अगर हम बात करें, इफ़ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला फेल्स टू फ्यूज, अगर मैग्जिला का पैलेटाइन प्रोसेस, मैग्जिला बोन का वो पार्ट जो पैलेटाइन के साथ जुड़ता है, उसे कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, वो पैलेटाइन के साथ फ्यूज ना करे बल्कि इसके बिटवीन गैप रह जाए, तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देंगे क्लेफ्ट पैलेट का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कॉजेज़ में जो दूसरा डिसऑर्डर हमने स्टडी करना है वो है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली, माइक्रो का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट स्मॉल, और सिफेलिक बोलते हैं हेड को, स्कल को। तो माइक्रोसिफेली का मतलब होगा स्मॉल स्कल, एबनॉर्मली स्मॉल स्कल। वैसे छोटा सर और बड़ा सर दो ही सकता है, मगर ये एबनॉर्मली स्मॉल हो, बहुत ही छोटा स्कल का साइज़ अगर हो, तो उसके अंदर ब्रेन भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। इसके बाद जो तीसरी जेनेटिक कॉजेज़ में से आती है टाइप, वो है आर्थराइटस। आर्थराइटस में आर्थ्रो का वर्ड निकलता है जॉइंट से, आर्थ्रोलॉजी जॉइंट्स की स्टडी को कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड में भी आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और ये जो ITIS का सफिक्स जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसमें जो कॉमन टाइप आती है इसकी, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जो बोन्स जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट है, तो इन बोन्स के एंड्स कवर्ड होते हैं विद कार्टिलेज। बाय द टाइम क्या होता है कि ये कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाती है, स्टिफ होने लग जाती है। अब कार्टिलेज अगर डिसअपियर होगी, कार्टिलेज का काम था फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, तो फ्रिक्शन ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी, और फ्रिक्शन के बढ़ने के नतीजे में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं उसमें रेडनेस है, पेन है, हीट पैदा होना, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ की जो पहली टाइप है, जिसको हम जेनेटिक कॉजेज़ बोलते हैं, इसमें ये 3 टर्म्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा: क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसिफेली, आर्थराइटिस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन में जो चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं हार्मोनल कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ के बाद जो कॉज हम स्टडी करने जा रहे हैं, सेकंड नंबर,
इसको कहा जाएगा हार्मोनल कॉज, यानी हार्मोन्स की वजह से स्केलेटन में अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो इसको कहा जाएगा हार्मोनल कॉज में इसको पढ़ा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल में जो डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। डियर स्टूडेंट, ऑस्टियो का मीनिंग होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या बनेगा? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का नरम हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, कमज़ोर हो जाना। इसमें ख़ास तौर पर ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है ये अफेक्ट करता है एज्ड वुमेन्स को। इट पार्टिकुलरली अफेक्ट एज्ड वुमेन्स, और उसकी वजह ये होती है कि 40-45 ईयर्स की एज के अबव जाके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टॉप हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, मेनोपॉज के नतीजे में एक फीमेल हार्मोन है जिसको कहा जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम होने लग जाती है। एस्ट्रोजन के फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत से रोल्स हैं। इसमें इसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन का एक रोल ये है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स। ये कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कराता है। तो अगर एस्ट्रोजन की कमी होगी तो डेफिनेटली कैल्शियम की भी कमी होगी। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो बोन्स में कैल्शियम भी ज़्यादा होगा। इट कॉजेज आउट पेसेस, अब बुक में वर्ड यूज़ किया गया है आउट पेसेस। आउट पेसेस का मतलब होता है कैल्शियम का बाहर निकलना, इन पेसेस का मतलब होगा कैल्शियम का बोन्स में आना। तो एस्ट्रोजन लेवल की कमी की वजह से आउट पेसेस ऑफ कैल्शियम होती है, कैल्शियम हड्डियों से निकलता है, ब्लड में जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्टनिंग का शिकार हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मीनिंग बोन्स, पोरोसिस सॉफ्टनिंग को कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। ये प्रॉब्लम यूजुअली अफेक्ट किसको करता है? एज्ड वुमेन्स को अफेक्ट करता है जिनकी एज 40-45 ईयर्स से अबव होती है, क्योंकि इतनी एज में जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ये स्टॉप हो जाता है। एंड स्टॉपेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कहा जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद ग्रेजुअली बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और एस्ट्रोजन का फंक्शन ये था कि ये डिपोजिशन कराता था कैल्शियम की इनटू बोन्स, जिसकी वजह से जब कैल्शियम बोन्स में से निकलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम का क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट है ERT। ERT का फुल नेम है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT का फुल फॉर्म है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें मेडिसिन्स की फॉर्म में बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसकी हार्मोनल कॉज के अलावा इसकी क्या वजह बन सकती है? यानी ये एजड वुमेन के अलावा ऐसे लोगों को अफेक्ट करेगा जिनमें एक्सरसाइज इनसफिशेंट है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, या स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी बॉडी में बोन्स में हो सकती है, और पुअर डाइट है, ये चीज़ें भी इसको एग्रवेट कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहली कॉज हमने जेनेटिक कॉज पढ़ी जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली, आर्थराइटिस। दूसरी हमने हार्मोनल कॉज डिस्कस की जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस और उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट, तीसरी कॉज में आते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम की डिफॉर्मिटीज़ कॉज करती हैं। तीसरी कॉज में हम कहते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज़।
तीसरी टाइप को हम कहेंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज़। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में डियर स्टूडेंट्स हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे, ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस जो हैं, डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब भी सॉफ्ट बोन होता है, इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, बट ऑस्टियोमेलेशिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है, सॉफ्ट बोन्स। और इसकी वजह ये होती है ऑस्टियोमेलेशिया की कि इसमें मिनरल्स की कमी होती है बॉडी में। जैसे कि मेजर मिनरल है यहाँ पे कैल्शियम इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन बोन्स। हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। अगर हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन्स हो जाएंगी सॉफ्ट, और ऐसे केस में ख़ास तौर पर जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं जैसे कि लेग्स प्लस पेल्विस, इनको ये अफेक्ट करता है और इसके नतीजे में लेग या पेल्विक्स की जो बोन्स हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, वो बोर्ड मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। तो ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब है सॉफ्ट बोन्स। कैल्शियम इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन बोन्स, इसमें मेजर इसकी कॉज है। और ऑब्वियसली कैल्शियम की अगर खुराक में कमी है तो ब्लड में कम होगा, ब्लड में कम होगा तो बोन्स में भी कम होगा और बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। और वेट बेयरिंग बोन्स, क्योंकि उन पे वज़न ज़्यादा पड़ता है, जैसे लेग की बोन्स हैं या पेल्विक गिर्डल की बोन्स हैं, वो इसमें ज़्यादा अफेक्ट होंगी। मगर ऑस्टियोमेलेशिया का प्रॉब्लम होगा एडल्ट्स के अंदर, बड़ों के अंदर। रिकेट्स का जो प्रॉब्लम है ये होगा इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में अगर खुराक में विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम आयंस की कमी है तो इसके नतीजे में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी। अगेन इसके नतीजे में क्या होगा, बोर्ड लेग्स, मोड़ी हुई टांगे हो जाएंगी। तो इसको क्योर करने का क्या तरीका है कि कैल्शियम और विटामिन डी से, कैल्शियम प्लस विटामिन डी से भरपूर जो फोर्टिफाइड मिल्क है वो इनको कंज्यूम करवाया जाए। तो बाय द टाइम जैसे जैसे कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी पूरी होगी, ये प्रॉब्लम भी इनका रिजॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछी जाती हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोमेलेशिया एंड रिकेट्स। तो इसका जो मेजर डिफरेंस है वो एज का है। ऑस्टियोमेलेशिया खुराक की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से बड़ों में होता है, और रिकेट्स का जो प्रॉब्लम है वो कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में होता है। मेजर डिफरेंस ये है। और एक और चीज़ इसके हवाले से आपको बता दें कि ऑस्टियो बुक में इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं ऑस्टियोमेलेशिया, MALCIA, मगर ये टर्म ऑस्टियोमेलेशिया ही होती है, MALACIA। तो जो प्रॉपर टर्म है इसलिए मैंने वो ही लिखी है, आप बेशक बुक में इसको ठीक भी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गई न्यूट्रिशनल कॉजेज़। तो 3 हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़ एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के हवाले से आ रहा है वो है डिस्क स्लिप। नेक्स्ट जो टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है इसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप, या इसको हम बोलते हैं हर्निएशन। अब डियर स्टूडेंट इसका क्या मतलब होता है, इसमें अगर हम एक वर्टिब्री को देखें तो वर्टिब्री का एक ये बोनी पार्ट होता है इस तरह से, जिसको इसकी कहा जाता है बॉडी, और इससे इस तरह के कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, इसमें ये ओपनिंग है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है न्यूरल आर्च,
और न्यूरल आर्च के अंदर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रांचेस बाहर की तरफ निकल रही हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक वर्टिब्री का सुपीरियर या इन्फीरियर व्यू आपके सामने बनाया है। अब हमें पता है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में लीनियर सीक्वेंस में 33 वर्टिब्रे होते हैं। 33 वर्टिब्री सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर अरेंज होते हैं। जैसे अगर एक वर्टिब्री है तो इसके ऊपर अनदर वर्टिब्री, फिर अनदर वर्टिब्री, फिर इस तरह 33 वर्टिब्री सक्सेसिवली अरेंज्ड हैं। और क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की टाइप में आता है, तो ये जो बॉडी होती है किसी वर्टिब्री की, इट इज़ अ वर्टिब्री। ये जो हमने तस्वीर बनाई है आपके सामने, ये एक वर्टिब्री है। इस वर्टिब्री का ये वाला पार्ट जिसको हम इसकी बॉडी कहते हैं, यहाँ पर एक कुशन लाइक पैड होता है। इस कुशन लाइक पैड को नाम दिया जाता है IVD। IVD का फुल नेम है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इसका फुल नेम है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। डियर स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सेपरेट भी बनाता हूँ क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स को हमने लेबल करना है। इस तरह से अगर ये हमारे पास एक IVD है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो आउटर पोर्शन है इसको कहा जाता है एनुलस फिब्रोसस। एनुलस फिब्रोसस इसको कहा जाता है और ये एक फिब्रोकार्टिलेज का, कार्टिलेज की टाइप है, आपको पता है, फिब्रोकार्टिलेज, इसका बना हुआ एक कुशन लाइक पैड है जिसकी आउटर कवरिंग को एनुलस फिब्रोसस कहते हैं। इसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी हर वर्टिब्री के दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि कंप्रेसिबल है, जो कि इलास्टिक है, थोड़ी दब सकती है, इसकी शेप चेंज हो सकती है, वापस नॉर्मल शेप में आ सकती है। ये इसलिए है ताकि जब हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम के बिटवीन जो फोर्सेस पैदा हो रही हैं, जो शॉक्स जॉल्ट्स आ रहे हैं, ये उनको बियर कर सकें। सम टाइम डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जब किसी भारी चीज़ को उठाते हैं, हैवी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, तो ये वाली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये अपनी नॉर्मल प्लेस से डिसलोकेट हो जाती है। अगर ये अपनी नॉर्मल प्लेस से डिसलोकेट हो जाए तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबल चीज़ें इसमें हो सकती हैं वो ये कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क राइटवर्ड मूव कर जाए, लेफ्टवर्ड मूव कर जाए, इस तरफ मूव कर जाए या इस तरफ मूव कर जाए। आम तौर पर क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये मूव करती है टूवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये टूवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करती है तो इट मे कट डाउन दी स्पाइनल कॉर्ड। हो सकता है ये सीवियर केसेस में स्पाइनल कॉर्ड को कट कर दे। अगर ऐसा होगा तो जो लोअर लिम्ब है वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाएगा, सारी सेंसेशन लॉस हो जाएंगी, मूवमेंट लॉस हो जाएगी और पैरालाइज हो जाएगा। या सम टाइम क्या होता है कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिलने की बजाय फट जाती है और इसका ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर ये रप्चर हो, अब न्यूक्लियस पल्पोसस क्या करेगा, इट विल कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड and may also compress the nerves which are spinal nerves arising from the spinal cord। तो दोनों केसेस के अंदर अगर स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल कट जाती है तो लोअर लिम्ब कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाएगा। अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है तो इससे निकलने वाला फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा और बैकबोन में शदीद किस्म की पेन स्टार्ट हो जाएगी, या ये स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस करेगा, शदीद किस्म की पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के सीवियर केसेस में इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये रप्चर हो जाती है तो इसको सर्जिकली यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये डिस्क इंटैक्ट है, रप्चर नहीं हुई, सिर्फ अपनी जगह से आगे पीछे डिस्प्लेस हो गई है, तो इसके फिर ट्रीटमेंट में इनका यानी इसका ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, अब वो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में जो ऑप्शंस हम ले सकते हैं
वो है सबसे पहले तो क्योंकि इसमें पेन होती है, यूज़ ऑफ द पेन किलर्स। पेन किलर्स दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी जो दर्द से रिलीफ पहुंचाएंगी। और इसमें कंप्लीटली बेड रेस्ट, बेड रेस्ट इसमें किया जाएगा। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ पिन्स की मदद से इस तरह से वो रॉड्स लगा के, यहाँ पे पिन्स लगा के, तो ऐसे इसको जिस तरह एक जैकेट होती है पिन्स की रॉड्स की, वो बना दी जाती है ताकि वो पर्सन जब चले या बैठे तो उसकी वर्टेब्री जो है ना वो मूव ना करें, क्योंकि जब वर्टेब्री मूव करते हैं तो डिस्क के अपनी जगह से हिल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रैक्शन। तो उसको ट्रैक्शन में लें ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो वर्टिब्री अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। और अगर वो वर्टिब्री रप्चर हो गई है तो फिर उसको सर्जिकल रिमूवल उसका किया जा सकता है और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रोस्थेसिस की शक्ल के अंदर, कोई आर्टिफिशियल चीज़ को प्रोस्थेसिस कहते हैं, वो लगाई जा सकती है। मगर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि इस डिस्क स्लिप का जो हर्निएशन की जो मेजर कॉज है वो है लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट वाइल बेंडिंग। आप इस तरह से बेंड होके किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्लिप हो जाए। इसलिए हमेशा जब भी कोई नीचे से भारी चीज़ उठानी हो तो ऑन बेंडिंग ऑफ नीज़, पहले अपने नीज़ को बेंड करें फिर उस चीज़ को उठाएं ताकि वो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आप विदाउट बेंडिंग ऑफ नीज़ किसी चीज़ को उठाएंगे तो वो सारा वज़न आपकी बैकबोन पर आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिस्क स्लिप हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, डिस्क स्लिप या हर्निएशन में जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये कि वर्टिब्री के दरमियान एक कंप्रेसिबल, एक इलास्टिक कुशन लाइक डिस्क पाई जाती है जिसको कहा जाता है आईवीडी। आईवीडी का मतलब है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके दो पोर्शन हैं। आउटर पोर्शन इसका एनुलस फिब्रोसस है जो कि फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है। इनर पोर्शन इसका न्यूक्लियस पल्पोसस है जो एक सेमी विस्कस फ्लूइड लाइक मटेरियल है। डियर स्टूडेंट, वाइल लिफ्टिंग ऑफ हैविंग ऑब्जेक्ट इन बेंडिंग, बेंड होकर अगर किसी भारी चीज़ को उठा रहे हैं आप तो ये डिस्क अपनी जगह से हिल सकती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को कट कर सकती है, स्पाइनल नर्व्स को प्रेस कर सकती है, ये रप्चर हो सकती है। तो इस तरह की इसके नतीजे में बैकबोन में शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके इलाज में पेन किलर का यूज़ है, बेड रेस्ट है, ट्रैक्शन है और इन सीवियर केसेस इसको सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्केलेटल डिफॉर्मिटी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पॉन्डिलोसिस। नेक्स्ट जो स्केलेटल डिफॉर्मिटी हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट उसका नाम है स्पॉन्डिलोसिस, जिसका मतलब होता है immobility and fusion in vertebral joint। immobility and fusion in vertebral joints। जो वर्टिब्रल कॉलम के बिटवीन जॉइंट्स हैं अगर वो इमोबलाइज हो जाए, जिसको हम स्टिफनेस ऑफ बैक भी कहते हैं, यानी लोगों से मुड़ा बेंड नहीं हुआ जाता राइट लेफ्ट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब होता है कि वो वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं और बैकबोन जो है वो इमोबलाइज हो गई है, स्टिफनेस हो गई है बैकबोन की। तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्पॉन्डिलोसिस का, इसको नाम दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक नर्व्स का प्रॉब्लम है जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है। शियाटिका। शियाटिका एक नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम, जो आखिरी हिस्सा पेल्विस के करीब होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से एक नर्व अराइज होती है, इसको कहा जाता है शियाटिक नर्व। शियाटिका। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपको बता दें कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम हमारा जहाँ ये बैक साइड पे एंड हो रहा है, इसके नीचे आखिर से एक नर्व निकलती है, उस नर्व का नाम है शियाटिक नर्व। अब ये शियाटिक नर्व कहाँ से गुजरती है? ये बैक ऑफ द लेग से होती हुई इसकी ब्रांचेस बटेक्स, थाइज, नीज, शैंक्स, एंकल और फुट तक इसकी ब्रांचेस जाती हैं, यानी बैक ऑफ द लेग से ये इसका सारा रास्ता है। तो अगर किसी वजह से शियाटिक नर्व को कोई डैमेज हो जाता है तो चुभने वाली स्टैबिंग पेन
इन द कोर्स मीन रास्ता, जहाँ जहाँ से सियाटिक नर्व गुजर रही है। जैसे आपको बताया कि बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलती है, बटक्स के क्रॉस से करती है, थाई को क्रॉस करती है, नी को, शैंक्स को, एंकल, फुट, वहाँ सारी ये इसकी आगे ब्रांचेस मूव करती हैं। तो सियाटिका का मतलब है पेन, और सियाटिक नर्व तो एक नर्व का नाम है। तो सियाटिका का मतलब क्या होगा? स्टैबिंग पेन इन द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व के रास्ते में एक चुभने वाली दर्द का होना, इसको हम नाम देते हैं सियाटिका का। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सियाटिका की क्या वजह हो सकती है? सियाटिका की वजह हर्निएशन हो सकती है। हर्निएशन अभी हमने पहले डिस्कस किया है, डिस्क स्लिप को कहते हैं, यानी अगर इंटरवर्टेब्रल डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है और वो इस सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देती है, तो ये आपकी टांग के पीछे से पाँव तक पेन जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी, जिस पेन को नाम दिया जाएगा सियाटिका का। या इसके अलावा क्या हो सकता है? किसी ट्रॉमा की वजह से, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से सियाटिक नर्व डैमेज हो गई। मेन इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इन बटक्स। जो बटक्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इन बटक्स, समटाइम क्या होता है कि इन अनट्रेंड या नॉन क्वालिफाइड पर्सनस जो होते हैं वो सियाटिक नर्व के ऊपर ही इंजेक्शन लगा देते हैं, तो सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब ये कितनी पेन होगी, कितना डैमेज होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि सियाटिक नर्व को डैमेज कितना हुआ है। थोड़ी सी इंजर्ड डैमेज हुई है, सियाटिक नर्व बिल्कुल कट गई है, तो और तरह के सिम्टम होंगे, इट डिपेंड्स ऑन। और सियाटिका का ट्रीटमेंट डियर स्टूडेंट्स क्या है? सियाटिका का ट्रीटमेंट जो है ना, एक तो पहली बात है बहुत स्लो है और इनकम्प्लीट है। मुकम्मल इसका सेहतियाबी हो जाए ये बहुत रेयर है, काफ़ी हद तक इसमें कमी आ सकती है। और इसका ट्रीटमेंट में दो ही चीज़ें हैं, यूज़ ऑफ पेन किलर एंड बेड रेस्ट। आप रेस्ट करें ताकि कम से कम वो नर्व की इंजरी बढ़े, और साथ साथ पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। और ये ट्रीटमेंट बहुत स्लो है और ये ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, सियाटिका हो गया। इसके बाद लास्ट टाइप जो हमारे पास आती है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ की, वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की पहले भी जिक्र किया है थोड़ा सा इसका। आर्थ्रो का वर्ड निकला है जॉइंट से, और ITIS का सफिक्स जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे कहते हैं अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस, लिवर के सेल को हिपेटोसाइट कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कहते हैं हेपाटाइटिस, फेरिंग्स में हो जाए तो फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाई में हो जाए तो ब्रोंकाइटिस। ITIS का सफिक्स जिस चीज़ के साथ लग जाए इसका मतलब होता है वो पार्ट इन्फ्लेम्ड हो गया। अब इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस हैं। इन्फ्लेम्ड एरिया में रेडनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, हीट पैदा होगी, रेडनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, और लॉस ऑफ फंक्शन, वो पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे जॉइंट्स हैं तो इनकी मूवमेंट के दौरान टेंडरनेस, सख्ती, स्टिफनेस, पेन इसमें महसूस होगी, तो मुश्किल होगी जॉइंट्स को मूव करने में। इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट आर्थराइटिस एंड क्रॉनिक आर्थराइटिस। देखें, जो एक्यूट होती है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे एक्यूट पेन है, वो एकदम से स्टार्ट होती है और अपनी पीक पे पहुंच जाती है। कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम, तो आर्थराइटिस भी जो एकदम से स्टार्ट हो, विद इन फ्यू डेज, चंद दिनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जॉइंट्स को मूव कराने में, तो इस तरह के आर्थराइटिस को हम कहते हैं एक्यूट आर्थराइटिस। एक्यूट आर्थराइटिस होता है ड्यू टू दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन जॉइंट्स, और इससे रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स को। इनसे रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है।
इसके बाद जो दूसरी टाइप है डियर स्टूडेंट्स आर्थराइटिस की, वो है क्रॉनिक आर्थराइटिस। क्रॉनिक आर्थराइटिस डियर स्टूडेंट्स वो होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। पहले जॉइंट में कभी कभी पेन होती है, फिर जल्दी जल्दी होने, फिर और ज़्यादा, फिर और, तो वक्त के साथ साथ जो बीमारी शिद्दत इख्तियार करे, इसको हम कहते हैं ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अब जैसे इस क्रॉनिक आर्थराइटिस की 2-3 टाइप्स का यहाँ जिक्र किया गया है, जैसे है गाउट, सिर्फ गाउट भी कह सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। अब ये गाउट या गाउटी आर्थराइटिस किस वजह से होता है? ये होता है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को मसला होता है कि उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे रेड मीट का, गाय का, बकरे का गोश्त ज़्यादा खाना, अंडे का ज़्यादा खाना, दाल माश या जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, इन सब चीज़ों के अंदर के खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो प्यूरीन्स वाली डाइट से यूरिक एसिड बढ़ता है। प्यूरीन मीन एडेनिन और गवानीन जिसमें ज़्यादा हो। तो अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब क्या होगा, पहले ये ब्लड में पड़ेगा, फिर ब्लड से ये यूरिक एसिड निकल के जॉइंट्स में आना शुरू हो जाएगा। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, जब वो जॉइंट मूव करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, जॉइंट्स में फ्रिक्शन पैदा होगी, कार्टिलेज को डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये वजह हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार्टिलेज, हड्डियों के किनारों को कार्टिलेज ने कवर किया होता है, हाइलिन कार्टिलेज ने कवर किया होता है, तो कार्टिलेज की थिकनेस कम होने लग जाती है, जॉइंट्स के गिर्द जो फ्लूइड होता है वो कम होने लग जाता है। इसका मतलब ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि बॉडी के किसी स्ट्रक्चर का कम होते जाना और लॉस हो जाना। तो अगर हड्डियों के किनारों के ऊपर से कार्टिलेज गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए या थिक हो जाए या उसकी थिकनेस कम हो जाए, तो इसके नतीजे में भी क्या होगा, जब भी वो जॉइंट मूव करेगा फ्रिक्शन पैदा होगी, तो आहिस्ता 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 इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी उस जॉइंट में। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस को आप कह सकते हैं कि ये डीजेनरेटिव है, इसमें कार्टिलेज हड्डियों के किनारों से डिसअपीयर होगी। तीसरी टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी अपने ही पार्ट्स, अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें देखें, जैसे साइनोवियल जॉइंट है, अगर बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, तो जैसे जैसे वो एंटीबॉडी बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है साइनोवियल जॉइंट से वो गायब होना शुरू हो जाएगी, और वो जो फ्रिक्शन को कम करने वाला और मोबिलिटी को इजी करने वाला जो मैकेनिज़्म था जॉइंट का, सारा लॉस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जॉइंट में स्टिफनेस, पेन और इन्फ्लेमेशन के साइंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात याद रख लें कि इन दोनों का डिफरेंस समटाइम पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक आर्थराइटिस। तो इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें एंटीबायोटिक सूटेबल होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो विदन नो टाइम, विद इन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम अपनी पीक तक पहुंच जाता है, इसको हम नाम देते हैं एक्यूट आर्थराइटिस का। और जो प्रोग्रेसिवली बढ़ता है ग्रेजुअली, जिसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक आर्थराइटिस। गाउट यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस बोन के एंड्स के ऊपर से कार्टिलेज के डिसअपीयर होने की वजह से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें साइनोवियल स्ट्रक्चर या कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स पे मौजूद है उसके अगेंस्ट बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आर्थराइटिस से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके हवाले से मैं कुछ आपको एक तो ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट MCQ के हवाले से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक दो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इमोबिलिटी, अगर आपसे एक MCQ पूछा जाता है, इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री,
इज़ नोन एज। तो इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री को क्या कहा जाता है? अब जो डिजीज़ हमने पढ़ी उसमें हमने क्लेफ्ट पैलेट पढ़ा, माइक्रोसिफेली पढ़ा, आर्थराइटिस पढ़ा, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा, ऑस्टियोमलेशिया पढ़ा, रिकेट्स पढ़ा, डिस्क स्लिप पढ़ा, शियाटिका पढ़ा, आर्थराइटिस पढ़ा, स्पॉन्डिलोसिस पढ़ा। तो इमोबिलिटी एंड फ्यूजन वर्टिब्रल जॉइंट को क्या कहा जाता है? स्पॉन्डिलोसिस का नाम दिया जाता है। तो इस तरह बाकियों के लिए भी, जैसे एबनॉर्मली स्मॉल साइज स्कल, माइक्रोसिफेली इसको कहते हैं। और एस्पायरेशन नमूनिया किस में हो सकता है? क्लेफ्ट पैलेट में हो सकता है। विटामिन ए और डी की कमी की वजह से बच्चों में कौन सा प्रॉब्लम है? रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से इनके हवाले से ये एमसीक्यू आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के हवाले से टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। अब आप लोगों ने यूनिक नोट्स में से इसके हवाले से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छी तरह डिस्कस कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, और एमसीक्यू भी जो इसके हवाले से दिए गए हैं वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक अगर आप इसके शॉर्ट एमसीक्यू करेंगे। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन लेस लाइकली इसमें से आता है, ज़्यादातर ये पार्ट जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम इस अपने लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।